स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने जा रहा हूँ। आज मैं एक ऐसा एरोप्लेन का डिसिप्लिन्स के बारे में बताऊंगा जो अचानक से गैप हो गया, जिसके बारे में आज तक कोई सुराग नहीं मिला कि वो गया तो गया, कहाँ गया, गैप हुआ तो गया, कहाँ गैप हो गया। तो मैं आप लोगों के सामने फ्लाइट MH370 के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आखिर ये फ्लाइट MH370 कहाँ गैप हो गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो भी हम लोग आज जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, ये फ्लाइट 370 जो था ये मलेशियन एयरलाइन का एक फ्लाइट था। ये जो एरोप्लेन था ये बोइंग 777 एरोप्लेन था। इसमें 227 पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर थे। और ये फ्लाइट आपका जाकर 8 मार्च 2014 को रात का 12:25 AM में से रवाना हुआ था। और ये कुआलालंपुर जो मलेशिया कैपिटल है वहां से ये चाइना कैपिटल बीजिंग जा रहा था। ठीक है, डेट लाइन और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और ये फ्लाइट को लीड कर रहे थे दो पायलट थे जो चला रहे थे। एक सीनियर पायलट जिनका उम्र 53 साल था, जिन्हें 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, उनका नाम था जहरी अहमद शाह। ये मलेशिया का वन ऑफ द फेमस और चर्चित नाम था आपका जाकर पायलट में। और एक 27 साल के एक नौजवान फारिक हमीद जो एक फर्स्ट ऑफिसर थे जो एरोप्लेन चला रहे थे। ये इनका एक ट्रेनिंग फ्लाइट था, इसके बाद इनको डिग्री मिल जाता कंप्लीट पायलट का। तो ये दो पायलट थे जो आपका जाकर ये एरोप्लेन को चला रहे थे। 8 मार्च 2014 को ये मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर से 12:25 पे रात का रवाना होता है बीजिंग के लिए। उसके बाद क्या होता है आगे हम लोग जानते हैं। इस एरोप्लेन में 49,100 किलो का फ्यूल भरा गया था। क्यों भरा गया था? जबकि ये मलेशिया का कुआलालंपुर से बीजिंग का डिस्टेंस था एरोप्लेन के हिसाब से 5.5 घंटा का आपका जाकर सफर था, लेकिन इसमें 7.5 घंटा या 7 घंटा का हिसाब से फ्यूल भरा गया था। क्योंकि एरोप्लेन में जब भी एरोप्लेन में फ्यूल भरा जाता है हमेशा एक्स्ट्रा फ्यूल भरा जाता है, क्योंकि सबको पता रहता है कि अगर मान लीजिए कनेक्शन फेल हो जाता है, रास्ता भटक जाता है एरोप्लेन अपना दिशा से, तो वो एक्स्ट्रा फ्यूल उसे हेल्प करता है उसे सही लोकेशन पे आने के लिए, उसे ज्यादा देरी तक आसमान में रहने के लिए। तो हमेशा ही ज्यादा फ्यूल भरा जाता है, तो इसमें भी ज्यादा फ्यूल भरा हुआ था। अब मलेशिया 370 का जो पायलट होते हैं वो आपका जाकर फ्लाई करते हैं। फ्लाई करते करते वो आपका जाकर 12:41 होता है और वो 10,700 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। और 1:01 पे वो एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम जो मलेशिया का होता है उससे कांटेक्ट करते हैं। ये उनका समझ लीजिए कि बात होता है मलेशियन एयरलाइन से, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उन लोग से बात होता है। और क्या बात होता है? मलेशियन 370 का जो आपका जाकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो लोग बोलता है मलेशिया 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। और जो कैप्टन थे जो चला रहे थे वो बोलते गुड नाइट मलेशियन 370, यानी कि अब मलेशियन स्पेस जो आपका जाकर एयर स्पेस है उससे निकलकर वो वियतनाम का एयर स्पेस पे चले गए। और इसका बाद से ही आपका जाकर जैसे ही 1:07 होता है, इनका जो कनेक्शन होता है वो फेल हो जाता है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। रडार से भी ये एरोप्लेन गायब हो जाता है। मलेशियन लोग ये सोचते हैं कि ये वियतनाम के एयर स्पेस पे चले गया एरोप्लेन, इसलिए हमारा जो रडार इस पे नहीं दिखा रहे, तो वो चिंता नहीं करते। लेकिन वियतनाम का एयर जो स्पेस है उसके रडार पे जो एरोप्लेन है ये फ्लाइट 370 है वो दिखता नहीं है, वो डिसअपियर हो जाता है, गैप हो जाता है। एक क्षण के लिए तो दिखता है लेकिन उसके बाद वो दिखना बंद हो जाता है। तो उन लोग चिंतित हो जाते हैं और उन लोग क्या करते हैं, उन लोगों को कांटेक्ट करते रहते हैं। फ्लाइट 370 को कौन? वियतनाम का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 18 मिनट तक उन लोग को कांटेक्ट करते रहते हैं ताकि उन लोग से कोई ना कोई कांटेक्ट हो जाए। जब उन लोग 18 मिनट तक कांटेक्ट करते हैं और कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, फिर उन लोग क्या करते हैं, जो मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है कुआलालंपुर में, उन लोगों को बोल देते हैं कि MH370 जो फ्लाइट है वो गैप हो चुका है, वो हमारा रडार पे नहीं दिख रहा है। अब ऐसा सिचुएशन क्या होता है जब कोई भी एरोप्लेन रडार पे नहीं दिखता है, तो जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उन लोग को क्या करने पड़ता है, जो एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है उन्हें बोल देना पड़ता है। लेकिन कुआलालंपुर का एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को ये बात नहीं बताया गया। कितना देरी तक? सुबह का 6:30 बजे तक नहीं बताया गया। इन लोग खुद से ही ढूंढने लगे लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, तो जाके 4 घंटा बाद इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया। के बाद से रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। और ये सर्च ऑपरेशन जो शुरू होता है, ये समझ लीजिए नॉर्मल सर्च ऑपरेशन नहीं होता, ये इंटरनेशनल ऑपरेशन होता है। इसमें 34 शिप इन्वॉल्व होता है, 28 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होता है और 7 अलग अलग कंट्री ये इस ऑपरेशन पे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इन लोगों को कोई भी सुराग नहीं मिलते है। तो इन लोग आखिर शुरुआत कहाँ से करते हैं? देखिए, इन लोग शुरुआत करते हैं आपका
जाकर साउथ चाइना सी में, क्योंकि देखिए मलेशिया से निकल के साउथ चाइना वियतनाम से होते हुए ये बीजिंग जाएगा, यानी कि साउथ चाइना सी से होते हुए जाएगा। तो इसलिए इन लोग क्या करते, पहला अपना जो दायरा रहता है वो साउथ चाइना सी में ही कहीं गैप हो गया है ये एरोप्लेन। तो इन लोग क्या करते हैं, साउथ चाइना सी में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं एरोप्लेन को, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिलता है। देखिए जब ये सब टाइम गुजर जाता है और उन्हें कोई भी 8 मार्च से लेकर 12 मार्च हो जाता है, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। तो 12 मार्च को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, बोला जाता है ये जो एरोप्लेन था ये भले ही सिविलियन रडार से गैप हो गया था, लेकिन ये मिलिट्री रडार पे दिख रहा था। तो मिलिट्री रडार पे ये दिख रहा था। और ये लास्ट कब दिखा, ये लास्ट 2:22 तक ये मिलिट्री रडार पे दिखा था। अब जब दिखा, अब इसका लोकेशन आप देख के बहुत ताज्जुब हो जाइएगा। असल मैप के हिसाब से इसे कहाँ जाना चाहिए था, इसे चाइना की तरफ जाना चाहिए था, साउथ चाइना सी पार करते हुए। लेकिन जब मिलिट्री रडार ने इसका लोकेशन बताया तो सब चौंके, क्योंकि इसका लोकेशन स्ट्रेट ऑफ मलक्का में दिखा रहा था, जो पूरा का पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन था। और ये जब मिलिट्री रडार से इसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो बताया जा रहा था ये प्लेन अंडमान आइलैंड की तरफ जा रहा था, यानी कि इंडियन ओशियन की तरफ जा रहा था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड उस तरफ जा रहा था। फिर उसके बाद ये कनेक्शन उन लोग को लूज हो जाता है। उसके बाद पता नहीं चलता है 2:22 के बाद आखिर वो कहाँ गया। फिर बहुत लोग ये मानते हैं कि हो सकता है ये इंडिया की तरफ रवाना हो गया होगा और ये जाए कजाकिस्तान या हिमालयन माउंटेन में जाके क्रैश हो गया होगा, क्योंकि तब तक उसका फ्यूल खत्म हो गया था। ये लोग मानना शुरू कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब उन लोग ये सब देख लेते हैं, मिलिट्री रडार में भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये जो एरोप्लेन था ये इन मार्साट सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उससे कांटेक्ट किया था। देखिए जितना भी हाई प्रोफाइल एयरक्राफ्ट होता है उसमें एक सिस्टम होता है कि वो क्या करता है, अगर मान लीजिए रडार से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उन लोग क्या करता है, डायरेक्ट आपका जाकर जो सैटेलाइट है उससे कांटेक्ट करता है। तो ये एरोप्लेन ने भी वही किया था, ये डायरेक्ट कांटेक्ट किया था सैटेलाइट से। लेकिन बताया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट ही किया था, लॉगिन नहीं किया। तो ये बात है। और आपका जाकर लास्ट लोकेशन इसे सैटेलाइट के हिसाब से 8:11 तक इसका लोकेशन दिखाता है, ये जो सैटेलाइट का हिसाब से। देखिए अब जब सैटेलाइट का भी लोकेशन मिल जाता है, मिलिट्री रडार का लोकेशन मिल जाता है, तो बोला जाता है कि एक आर्क बनता है। कहाँ से कितना दूर होता है, देखिए जावा से लेकर जो साउथ वेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, फिर वहां से लेकर नॉर्थ वर्ड ऑफ एशिया, वियतनाम से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक ये एक बड़का आर्क बनता है। यहाँ से लेके मतलब इतना बड़ा एरिया में कहीं ना कहीं ये एरोप्लेन आपका जाकर क्रैश हुआ होगा। ये आपका जाकर जितना भी डेटा अभी तक मिला था उस हिसाब से इतना बड़ा एरिया में इन लोग को खुदाई करना था। तो 24 मार्च को मलेशियन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नजीब रजाक वो अनाउंस करते हैं कि जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, जो भी सिग्नल से फाइनल सिग्नल था, उसका एनालिसिस करके उन लोग क्या करते हैं, यूके का एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को ये सौंप देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मेदारी। और उन लोग को लगता है कि ये जो फ्लाइट है ये क्रैश हुआ होगा इंडियन ओशियन में, जो ऑस्ट्रेलिया से साउथ वेस्ट में 2500 किलोमीटर का दूरी पे ये क्या हुआ होगा, फ्लाइट जो है आपका जाकर क्रैश हुआ होगा। और सब लोग यही मान के चले थे कोई भी अब बचा नहीं होगा। तो बहुत सारा सर्च ऑपरेशन चलते रहता है, लेकिन कोई भी अच्छा इन्फॉर्मेशन और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है कि आखिर ये एरोप्लेन कहाँ आपका जाकर गायब हो गया। फिर 2017 में ये आपका जाकर ये मिशन को ऑफिशियली क्लोज कर दिया जाता है और अब तक $200 मिलियन का खर्च हो चुका था ये पूरा मिशन में। फिर 2018 में एक ओशियन इन्फिनिटी नाम का एक कंपनी होता है जो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया से कांटेक्ट करता है 2018 में। ये एक प्राइवेट अमेरिकन मरीन एक्सप्लोरेशन कंपनी है जो बोलता है कि हम लोग MH370 को खोज निकालेंगे। तो क्या होता है, इन लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया से कि हम लोग आपका ये जो शिप है इसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट ये बोलती है हम लोग आपको कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस पे नहीं करेंगे। अगर आप हमारा जो एयरक्राफ्ट उससे ढूंढ कर नहीं निकालते तो हम लोग कोई फीस नहीं देंगे। तो ये ओशियन इन्फिनिटी जो कंपनी होता है ये मान जाता है, नो फाइन नो फीस का कॉन्ट्रैक्ट को मान जाता है। तो ये क्या करता है, अपना जितना भी वेल इक्विप मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जितना भी तरह का ओशियोग्राफिक मशीनरी होता है उसको लेके उतरता है। पूरा तरीका से ओशियन जितना भी बड़ा आर्क एरिया मैंने बताया था वो एरिया को सर्च करता है, मैपिंग करता है, रडार से चेक करता है, हर एक तरीका से जो पॉसिबिलिटी होता है आपका जाकर साइंटिफिकली हर कुछ करता है। लेकिन इन लोग को भी कोई भी सफलता नहीं मिलता है। इन लोग भी थक हार कर ये मिशन को अबॉर्ट कर देते हैं, यानी कि मिशन फेल समझ लीजिए। 29 जुलाई 2015 को सबसे पहला बोला जाता है एक डेब्री मिलता है, यानी कि वो फ्लाइट का एक टुकड़ा मिलता है, राइट विंग फ्लैपरॉन मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है, रीयूनियन आइलैंड से मिलता है, जो कहाँ कितना दूर था, 3700 किलोमीटर दूर था इंडियन ओशियन से। फिर उसके अलावा बहुत जगह आपका जाकर और 26 अलग अलग डिब्रीज का पीसेस मिला है, तंजानिया में, मोजाम्बिक में, साउथ अफ्रीका में, मडागास्कर में, मॉरिशियस में, ऐसे ही 27 अलग अलग पीसेस मिला है फ्लाइट 370
370 का, तो बोला जाता है कि हो सकता है ये फ्लाइट 370 यहीं कहीं पर आपका जाकर क्रैश हो गया होगा, लेकिन अभी तक कोई भी उनको डेब्रिस जिसको बोला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, ब्लैक बॉक्स, जिससे पता चलता है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे करके कोई भी एरोप्लेन क्रैश होता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक बॉक्स। अगर ब्लैक बॉक्स अगर सही सलामत हाथ लग जाता है तो ब्लैक बॉक्स से पता चल जाता है कि आखिर फ्लाइट क्रैश होने से पहले क्या क्या हुआ था, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग उसमें मिल जाता है। तो ब्लैक बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला। सिर्फ लोग दावा किए कि ये हम लोग को जो डेब्रिस मिला है ये सब वही फ्लाइट MH370 का है। अब कुछ बात यहाँ पर भी आता है कि आखिर ये गैप कैसे करके हो गया, किसी ने हाईजैक कर लिया था, कोई बोलता था कि इसे एलियन ने गैप कर दिया, कोई तो ये बोलता था अमेरिका लोगों ने ये फ्लाइट को शूट डाउन कर दिया। तो अलग अलग थ्योरी सामने आया, तो कुछ थ्योरीज को भी जान लेते कि आखिर किन लोगों का क्या क्या थ्योरी था। और एक बात बताते हुए चलूं जो मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि इस फ्लाइट पे ज्यादातर सब आपका जाकर चाइनीज पीपल थे और कुछ मलेशियन थे, लेकिन ज्यादातर सब चाइनीज लोग थे इस फ्लाइट पे मौजूद। तो सबसे पहला ये आता है कि ये जो पायलट जो थे आपका जाकर, ये जो सीनियर पायलट थे आपका जाकर, जिनका नाम था जहरी, बोला जाता है इनका मानसिक संतुलन सही नहीं था, ये अपने आप को बार बार सुसाइड करना चाहते थे। ये समझ लीजिए एक अफवाह था, कोई इसका पीछे कोई भी तर्क नहीं मिला, लेकिन लोग पहले बात ये उठा कि ये हो सकता है कि वो सुसाइड करना चाहते हैं और मास सुसाइड अपना साथ लोगों को भी लेके मरना चाहते, इसलिए वो क्या किए, ऐसा काम किए। क्यों सब उठा, देखिए सबसे पहला ये जो फ्लाइट है ये पूरा तरीका से उल्टा डायरेक्शन में घूम गया था और ये जो एरोप्लेन था ये ऑटोमेटिकली अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता था, इसे कोई ना कोई ऑर्डर दिया होगा। फिर ये भी बात उठने लगा वो जो ट्रांसपॉन्डर होता है जो सिग्नल भेजता है उसे किसने बंद किया। हो सकता है इसे ज्यादातर आदमी लोग ने बात किया कि कनेक्शन लूज नहीं हुआ था, वो खुद से भी बंद कर सकता है, कोई भी इक्विपमेंट खराब नहीं हुआ था। बहुत लोग ये इल्जाम लगाने लगे कि कोई भी इक्विपमेंट खराब नहीं हुआ था, वो खुद से अंदर से बंद किया था, उसका मकसद था इसे आपको जाकर प्लेन को क्रैश कराने का। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन चलता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन निकालते तो पता लगता है ऐसा कोई बात नहीं है, उनको ना कोई इकोनॉमिकली परेशानी था, ना कोई उनको मेंटली हैरेसमेंट था। उनका जब कलीग्स लोग से बात किया गया तो ऐसा कोई भी उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला जो उनको बताया जाए कि वो जानबूझकर ये एरोप्लेन को क्रैश करवाए। फिर उसके बाद ये बात सामने आया, हो सकता है कि ये प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया। इसमें 2 ईरानियन लोगों का नाम सामने आता है। ये 2 ईरानियन सिटीजन जो फेक पासपोर्ट लेकर आपका जाकर कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहे थे, फिर बीजिंग से वो फ्लाइट पकड़कर जर्मनी चले जाते, यानी कि यूरोप चले जाते। इन लोगों पर भी सब उठा, इन लोगों पर भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। ये सब मलेशियन पुलिस लोगों ने किया, सबका बैकग्राउंड खंगालना, जितना भी पैसेंजर थे, क्रू मेंबर थे, पायलट थे, सबका बैकग्राउंड छानना, ये सब मलेशियन पुलिस ने खुद किया। तो उन लोगों ने जब पता लगाया, हो सकता है ये 2 ईरानियन लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया हो, लेकिन बाद में पता लगता कि नहीं, उन लोगों कोई गलती नहीं था, वो तो बेचारा लोग आपका जाकर यूरोप जाकर बसना चाहते थे। फिर इंटरपोल ने भी ये भी बात कंफर्म करती है वो कोई मिलिटेंट ग्रुप से बिलोंग नहीं करते थे, वो बस सिंपल आदमी थे। उन लोग फेक पासपोर्ट की मदद से आपका जाकर यूरोपियन कंट्री में बसना चाहते थे, बस इनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं है ये फ्लाइट से। फिर बहुत कोई ये सवाल उठाने लगा कि हो सकता है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो बर्मुडा ट्रायंगल का, जैसा मैंने इससे पहले वीडियो बताया था कि बर्मुडा ट्रायंगल एक हो सकता है कि ऐसे ही कुछ हादसा हो, मैग्नेटिक पोल का हो, जहां से अगर कोई शिप गुजरता है, एरोप्लेन गुजरता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया होता है, जिसका वजह से उनका कंपास काम करना बंद कर देता हो, उनका इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो जिस वजह से वो डायरेक्शन भूल गए होंगे, वो गलत जगह चले गए होंगे, फिर उनका फ्यूल खत्म हो गया होगा और लोग क्रैश कर गए होंगे, ये भी बात उठता है। तो ये सब कहानी था आपका जगह फ्लाइट MH370 का। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में कुछ आता है और पता लगता है कि कहाँ पर ये आज मौजूद है, तो हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। और इससे भी इंटरेस्टिंग और भी बहुत सारा ऐसा फ्लाइट है और भी बहुत सारा मिस्ट्री स्टोरी है जो आप लोगों को जानना जरूरी है, बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये सब भी जानना जरूरी है। जब आप लोग मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को ओरिजिनल डिटेल्स जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जो हर नॉर्मल आदमी को एक्सेसिबल नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन निकाल के और आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाऊंगा और भी प्रूफ के साथ, जो बहुत सारा प्रूफ जो सरकार दबा के रख देता है। तो जानने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आपका क्या राय है वो भी इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।